जसवीर मेमोरियल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से अपन अपना जो क्लास है वो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 11th में यानी 10th प्रमोट होके 11th में आए हैं और जो साइंस लेने के इच्छुक हैं। और मैं कन्हैयालाल प्रजापति आपको 11th मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो मैथ्स में अपन वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, यानी आपने 10th में कुछ देखा हुआ है जिसे आप हैबिचुअल हैं। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने 10th में 9th में दोनों क्लासों में पढ़ा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो फर्स्टली अपन यहीं से लेते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, क्या है त्रिकोणमिति। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो पहला है ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रोन। तो ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोन का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं से, यानी त्रिभुज की साइड्स है उनसे, त्रिभुज की भुजाओं से। और मेट्रोन का मतलब क्या है? मापन से, यानी त्रिभुज की भुजाओं का मापन अपन सीखेंगे कोण और उनकी भुजाओं की लंबाइयों की सहायता से। अगर आपको एक भुजा और उसका कोण दे रखा है तो बाकी दो भुजाएं आप ज्ञात करते हैं। और बेसिकली अपन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस में लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज पर बेसिस से अपन त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब त्रिभुज की भुजाओं से और मेट्रोन का मतलब मापन, यानी त्रिभुज की भुजाओं का अपन मापन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम कि त्रिकोणमिति के जो बेसिक है वहाँ पे। तो सबसे पहले आता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो आपके 6 हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट और सेक। तो उनके अपन पहले तो इनके पूरे नाम सीखते हैं और उनके हिंदी नाम देखते हैं कि उन्हें हिंदी में अपन क्या कहते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय फलन होता है अपना साइन। तो साइन, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। तो ये हो गए अपना त्रिकोणमितीय फलन और इनके हिंदी नाम है ये। और दूसरा होता है अपना कोसाइन। कोसाइन होता है क्या? कोज्या। और तीसरा होता है अपना टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती थी? अपन ने 10th में चैप्टर आया हुआ है, स्पर्श रेखा बोलते थे। तो यहाँ हो जाएगा इसका स्पर्श ज्या, टेंजेंट। और इनके शॉर्ट नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट में अपन इसको साइन को SIN ही लिख देते हैं। पूरा नाम इसका क्या है? SIN। और कोसाइन, तो कोसाइन को लिख देते हैं अपन कोस। और तीसरा है टेन। चौथा है अपना कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट अपना इसका बन जाता है को स्पर्श ज्या, को स्पर्श ज्या। तो इसे अपन लिख देते हैं कोट। और पांचवा अपना होता है सेकेंड। तो सेकेंड को क्या बोलते हैं? सेक। क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है 10th में कि कोस का व्युत्क्रम यानी कोस का उल्टा होता है। तो इसे बोलते हैं व्यू कोज्या, क्योंकि साइन को कोस को क्या बोलते हैं? कोज्या। तो इसको क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम है, तो व्यू कोज्या। तो व्यू कोज्या यानी सेक शॉर्ट फॉर्म में। और अगला छठा अपना लास्ट है को सेकेंड। तो को सेकेंड जो त्रिकोणमितीय फलन अनुपात है उसका क्या होगा? क्योंकि वो किसका उल्टा होता है? व्युत्क्रम होता है साइन का। कोसाइन किसका? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको क्या बोल देंगे? व्यू ज्या। तो ये हो जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। इनकी अपन बात करेंगे। इनके स्टैंडर्ड मान अपन ने टेबल बनाते हुए सीखे हुए हैं। इनमें आपस में कौन कौन से संबंध होते हैं वो एक बार पुनः रिवाइज करेंगे सारे। तो अब पहली बात हमेशा ये ध्यान रखनी है कि ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका इंडिविजुअल ऐसे जैसे साइन कोस टेन मैंने लिखा है तो इनका कोई मीनिंग नहीं है जब तक इनके साथ कोई भी एंगल नहीं आ जाए, यानी थीटा की वैल्यू नहीं आ जाए। तो साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा है, इन्हीं का इनमें मीनिंग होता है। अदरवाइज इनके कोई मीनिंग नहीं है। ये साइन कोसाइन सीधे एक स्पेलिंग की तरह है जब तक इनके साथ कोई एंगल नहीं जुड़ा हुआ है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये मीनिंगफुल होते हैं, जिनको अपन समझेंगे क्या चीज़ें हैं ये। तो आगे आते हैं, नोट डाउन कर लें इतना आप। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इनमें क्या क्या संबंध है वो देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो पहला तो कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है। तो जैसे साइन थीटा है, तो जो साइन थीटा है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का। यानी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसेक थीटा को आप वापस क्या लिख सकते हैं, फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो संबंध है वो क्या आ जाएगा, कोस और सेक में। तो कोस किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का, यानी सेक थीटा लिख सकते हैं इसे। और सेक को पुनः कैसा लिखा जा सकता है, 1 कोस के रूप में। और ऐसे ही तीसरा जो संबंध है वो क्या आ जाएगा, यही देख लें। तीसरा अपना है टेन और कोट में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट, और कोट जो है उसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपस में संबंध, कौन किसका व्युत्क्रम होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का, कोस का उल्टा सेक और सेक का कोसेक, सॉरी कोस, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। और एक इनमें त्रिकोणमितीय, यानी अभी मैंने बताया था त्रिकोणमितीय जो संबंध होते हैं या जो अनुपात हैं वो क्या अपन समकोण त्रिभुज पर अगर इन्हें लगाएं तो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, वो भी आप जानते होंगे। तो त्रिकोणमितीय संबंध क्या होते हैं, पहली बात तो आपको एक समकोण त्रिभुज के लिए ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे A 90 डिग्री का कोण है, तो थीटा के अकॉर्डिंग लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के मान क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर थीटा ये, तो थीटा के सामने वाली वैल्यू, सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अगर ये इस तरीके से, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। और थीटा के जो साथ वाली भुजा है यानी नज़दीक वाली, वो क्या होगी, आधार, बेस होगी। और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कौन सी होती है, कर्ण हमेशा हम जानते हैं कि 90 के सामने वाली यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कि क्या होती है, कर्ण हाइपोटेनियस होती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं बेसिकली। इन तीनों का पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने, थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, लंब और आधार आपस में हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर थीटा ये है, बी है, तो बी के सामने वाली भुजा AC जो है वो क्या होगी, लंब, और AB जो है वो आधार होगी, और हाइपोटेनियस हमेशा BC रहनी है। अगर मान लो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि थीटा ये है ABC, तो अगर मैं थीटा को यहाँ C पर लेकर आ जाऊँ तो हाइपोटेनियस कर्ण तो हमेशा यही रहेगी, तो कर्ण यही है। लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा इस बार कौन सी हो गई, AB, यानी कि अपना लंब कौन सा हो गया, AB भुजा। और थीटा के नज़दीक वाली भुजा कौन सी हो गई, आधार। तो आधार और लंब आपस में हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं, किसके साथ, थीटा के साथ। थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के नज़दीक वाला हमेशा आधार होता है। तो आपको त्रिभुज को चाहे कैसे भी घुमा के दे, आपको हमेशा थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा लंब और आधार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनका समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय जो संबंध है, त्रिकोणमितीय जो फलन है, इनका संबंध किस तरीके से रहता है। तो एक ट्रिक आपने सीखी होगी, लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टा कक्का जो ट्रिक है उसके आधार पर अपन क्या कर लेते हैं, इनमें संबंध। तो जो पहला है लंब बटे कर्ण, वो किसका संबंध होता है, साइन थीटा का।
तो पहला जो संबंध है वो साइन थीटा का है, और साइन थीटा का संबंध क्या है, लंब बटे कर्ण। तो दूसरा जो संबंध है वो किसका है, कोस का। तो कोस थीटा का संबंध क्या है, यहाँ से अगर देखोगे तो आधार बट्टे कर्ण, ए यानी आधार बट्टे के यानी कर्ण। और तीसरा जो संबंध है वो किसका है, टेन थीटा का। और टेन थीटा का संबंध क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो तीन संबंध ये। अब इनके तीन क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। यानी कि चौथा जैसे अगर अपन कहें कोट, जो कि क्या है, टेन का व्युत्क्रम है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा अपना, सेक, तो सेक कोस का व्युत्क्रम यानी कि कर्ण बट्टे आधार। और छठा अपना क्या हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम यानी कोसेक। तो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्ण बट्टे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय संबंध होते हैं समकोण त्रिभुज के आधार, यानी समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार और कर्ण में संबंध के आधार पर। तो ये 6 आपको इस तरीके से ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद अपने ये संबंध हो गए आपस में, ये समकोण त्रिभुज के साथ। इसके बाद आती है 3, आपने जो 10th में क्या सीखी है, सर्व समीकरण सीखी है, उनके बारे में अपन बात करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में। तो नोट डाउन कर लें इतना आप। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, तो अपन जो अभी समकोण त्रिभुज सीखा है उसी के आधार पर चलेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो आपने सीधी सीखी होगी, मैं आपको समझाऊंगा कि वो आई कहाँ से। यानी कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपने सीखा है बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक होता है, या 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। इन्हीं से आप 9 सर्व समीकरण आपस में इंटरचेंज करते हुए बनाते हैं। तो वो सर्व समीकरण कैसे बनी हुई है, किस तरीके से आई हुई है, उनको थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है कि ये ए, बी और सी है, तो यहाँ पे ए 90 डिग्री का है, तो ये अगर थीटा है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। एल यानी लंब, ए आधार और के कर्ण। अगर ये तीनों हैं तो त्रिभुज एबीसी में यदि हम क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। ये सीखी आपने, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर आपको इसमें तीनों सर्व समीकरण पता करनी है तो सबसे पहले क्या कर दो, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का दोनों तरफ भाग लगा दे। यानी यदि मैं लिखूं दोनों तरफ या दोनों पदों में के स्क्वायर का भाग लगाने पर, अगर मैं भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखें, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ये आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ L अपॉन के का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि L और A दोनों पर स्क्वायर था। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A अपॉन के का कंप्लीट स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये तो दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या आ जाएगा, इनका रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब अभी आपने लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक, जो लाल बट्टे कक्का है उस ट्रिक को समझा है, तो उस ट्रिक में मेरे को ये बताओ, लंब और कर्ण इन दोनों में संबंध किसका है, L और K में किसका संबंध होता है, पहला साइन का, दूसरा कोस और तीसरा टेन होता है। तो L और K में किसका संबंध आ गया, साइन का। तो मैं L अपॉन K को क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा अपना, साइन आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बट्टे कर्ण, A बट्टा K में कौन सा संबंध है, कोस का, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो पहली सर्व समीकरण आ गई। इससे आप तीनों सर्व समीकरण यानी आगे पीछे इंटरचेंज करते हुए 3 बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार साइन को उधर भेज के और एक बार कोस को, तो एक से आप तीनों सर्व समीकरण पता कर सकते हैं। तो पहली सर्व समीकरण ध्यान में आ गई। क्या करना है, पाइथागोरस लिया आपने, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का अगर दोनों पदों में भाग दिया तो के से के तो कट गया अपना, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो स्क्वायर में है तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो पहली बात ध्यान में आ गई, नोट डाउन कर लें आप इसे। अगला अपन चलते हैं। अगर मान लो जैसे मैंने अभी इसमें किसका भाग दिया, कर्ण का के का भाग दिया। अब अपन के की जगह इसको चेंज करेंगे किससे, एल का भाग देंगे। सॉरी, पहले ए का भाग दे देते हैं, ए स्क्वायर का भाग देते हैं, वो एक ही बात है, तीनों का इंडिविजुअली भाग देना है। पहले के का दे दिया, फिर एल का, फिर ए का। तो ए स्क्वायर का अगर भाग देते हैं दोनों पदों में तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखें, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बराबर में के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखें ये क्या बन गया, एल बट्टा ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया अपना 1 हो गया क्योंकि दोनों कट गए। और यहाँ पर क्या आ गया, के बट्टा ए का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब और आधार में अभी अपन ने सीखा है किसका संबंध होता है, टेन का। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 10। तो ये हो गया मेरा क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 है और ये कर्ण बटे आधार। तो आधार बटे कर्ण किसका संबंध है, कोस का। तो कर्ण बटे आधार यानी उल्टा, कोस का उल्टा क्या था, सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा। तो आ गई दूसरी सर्व समीकरण कि 10 स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। यहाँ से 3 सर्व समीकरण, बाकी 2 अगर अपन को बनानी है तो अपन ऐसे 10 को अगर मैं उधर भेजूँ और इस तरीके से लिखूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या रह जाएगा अपना 1। तो एक सर्व समीकरण इस तरीके से बना सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और एक मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं 1 को उधर ट्रांसफर करूँ तो सेक स्क्वायर के साथ 1 आएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या रहेगा, 10 स्क्वायर। तो ये 2 सर्व समीकरण इससे अपन कन्वर्ट करते हुए बना सकते हैं। तो 3 ये हो गई। अब अपन चलते हैं अगली, जो अपनी कोट और कोसेक में संबंध से है। तो कोट और कोसेक में संबंध देखें भाई किस तरीके से है। कोट और कोसेक में जो संबंध है अपना वो इस तरीके से आएगा कि यदि मैं दोनों तरफ, अभी ए का भाग दिया था, अब एल का लास्ट देंगे दोनों तरफ है, एल स्क्वायर से भाग देने पर, तो दोनों तरफ एल स्क्वायर का भाग देंगे तो देखें भाई क्या रिजल्ट आएगा, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और बराबर के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये एक आधार बट्टे लंब का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये के अपॉन एल का स्क्वायर। तो इनको कन्वर्ट करेंगे तो देखें क्या रिजल्ट आई है, 1 प्लस आधार बट्टे लंब। तो अभी इसी का अपने लंब बटा आधार क्या होता है, 10 होता है। तो आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कोट, क्योंकि 10 का व्युत्क्रम 10 का उल्टा कोट। और कर्ण बटा लंब, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी लास्ट तीसरी सर्व समीकरण। इसके तीनों रूप अगर अपन लिखना चाहें तो इसी प्रकार हो जाएंगे कि ये उधर भेजा जाएगा, कोट और कोसेक एक साथ आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर उधर है ही, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगला संबंध क्या है कि अगर मैं किसको भेजूं, 1 को उधर भेज दूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 9 अपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के संबंध है जो आपको ध्यान में होंगे, बट ये किस तरीके से आए हैं वो आपको मैंने थोड़ा सा ध्यान में करवाए हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक चलते हैं।
ये त्रिकोणमितीय फलन जितने भी थे, त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी थे, उनकी बात अपन ने कर ली है। तो अपन बात करेंगे अभी, जैसे साइन थीटा है तो वो थीटा एंगल है। अब वो कोण जो है, वो कोण क्या क्या, मतलब कोण अपन किस किस पद्धतियों में मापते हैं, तो वो अपन चीज़ नोट करेंगे अब कि कोण जो एंगल होता है, पहली बात तो एंगल कोण होता क्या है, डेफिनेशन कोण की, और फिर कोण को किस तरीके से किस किस पद्धतियों में मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, वो देखेंगे। तो कोण अगर अपन बात करें तो क्या होता है, अगर अपन सिंपल सी बताएं कि अगर एक रेखा है जो ओ ए एक रेखा है कोई, तो अगर ये स्थिर रेखा है तो इस रेखा के परित अगर कोई अन्य रेखा मूव करती है, यानी घूमती है, रोटेट करती है, तो जो रोटेशन होता है यानी जो घुमाव होता है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, ओ ए रेखा है तो ओ ए रेखा ऐसे घूमते हुए मान लो यहाँ पर आ गई, उसे अपन ओ बी कह दें। तो किसी स्थिर बिंदु के परित अगर कोई रेखा रोटेट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर ये रोटेशन, ध्यान दें यहाँ पे कि अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा हो, तो इस कोण को अपन किस तरीके से पॉजिटिव मेजर करते हैं, यानी प्लस में मापते हैं। और अगर यही कोण हमारा किधर आए, क्लॉकवाइज आए, यानी घड़ी की दिशा में अगर अपन चलेंगे, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा, इसे हम माइनस में मेजर करेंगे। अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में कोण को मापते हैं तो वो कोण हमेशा धनात्मक होगा, प्लस के 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, जो भी आगे तक है। अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम घड़ी की दिशा में चले जाते हैं तो वो कोण हमेशा कैसे मेजर होगा, माइनस में मेजर होगा। तो कोण की परिभाषा क्या होती है, किसी रेखा के स्थिर बिंदु के परित किसी अन्य रेखा का घुमाव, अन्य रेखा का घुमाव, रोटेशन क्या कहलाता है अपना, कोण कहलाता है। ठीक है, तो एक स्थिर रेखा होती है इसमें, और उसी के साथ में एक स्थिर बिंदु होता है, जैसे ओ ए एक स्थिर रेखा है और ओ एक स्थिर बिंदु है, और उसके परित अगर कोई रेखा ओ बी जा रही है तो वो एक अस्थिर यानी मूविंग रेखा हो गई, घूमने वाली। अब इसका इसके साथ जो रोटेशन होता है वो क्या होता है अपना, एंगल, कोण कहलाता है। अब यहाँ नोट करके लिखने वाली बात ये है, नोट, यदि कोण घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में मापा जाए तो वह धनात्मक, वह क्या होगा, धनात्मक प्लस थीटा लिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव लिया जाएगा अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में, जिस तरीके से घड़ी मूव करती है उसकी विपरीत दिशा में अगर मूव कर रहा है तो अपन उसे पॉजिटिव लेते हैं। और यदि कोण क्या करा जाए, घड़ी की दिशा में मूव करे, मापा जाए, घड़ी की दिशा में मापा जाए तो वह ऋणात्मक, वह क्या करा जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें दो आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है कि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस थीटा, और मतलब घड़ी की दिशा में है, घड़ी की विपरीत दिशा में तो प्लस, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में है तो माइनस लिया जाता है, ठीक है। तो एंगल की बात, कोण की बात हो गई। अब अपन कोण की को मेज़र करने की पद्धतियों की बात करते हैं। कोण मापन की पद्धतियाँ। तो कोण मापन की पद्धतियाँ, ठीक है। एंगल को मेज़र करने की अपनी पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें दो पद्धतियों की बात करेंगे अपन। एक तो अपनी सस्टिक पद्धति, सस्टिक पद्धति। तो सस्टिक पद्धति में क्या होता है, कोण को जो मापा जाता है उसमें क्या कहा जाता है कि एक जो समकोण होता है, एक समकोण जिसे नाम दिया गया, एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, तो एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। और डिग्री इसका इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो एक समकोण में 90 अंश होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री होते हैं। और इसी प्रकार एक डिग्री में या अंश में, डिग्री लिख सकते हैं, अंश भी लिख सकते हैं। सामान्य तौर पे आपने डिग्री सुना होगा, अंश कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। तो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। एक डिग्री के बराबर 60 भाग किए जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? मिनट कहलाता है। तो इसका ये सिंबल है मिनट का, डेस करते हैं अपन, तो ये है मिनट। और इसी प्रकार एक मिनट में, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को किससे? डबल डेज से दर्शाया जाता है। तो ये अपनी पद्धति है। डिग्री में जो अपन कोण मापते हैं तो उसके छोटे रूप कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारी पहली पद्धति है जिसे हम सस्टिक पद्धति बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपनी दूसरी जो पद्धति है वो वृत्तीय पद्धति है। तो वृत्तीय पद्धति क्या है देखें। तो दूसरी पद्धति अपनी वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर मेजरमेंट टाइप। तो वृत्तीय जो पद्धति है उसमें क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। वृत्तीय पद्धति के अनुसार जो कोण मापा जाता है वो क्या होता है? कोण बराबर, पहले एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। कोण बराबर क्या होता है अपना? चाप बटे त्रिज्या है। कोण बराबर क्या आया है? चाप बटे त्रिज्या एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कोण आपको प्राप्त होता है वो कोण किस में आता है? रेडियन में आता है। तो वृत्तीय पद्धति में जो कोण प्राप्त होता है वो किस में आता है? आपका रेडियन में आता है। तो कोण का जो मापन की पद्धति है इसमें, ये क्या है? रेडियन पद्धति है। तो वृत्तीय पद्धति में अगर अपन कहें एक रेडियन की परिभाषा, तो एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है अपनी? एक रेडियन यानी कि रेडियन क्या होता है? तो रेडियन अगर अपन समझे कि अगर एक वृत्ताकार भाग है जिसका ये केंद्र है, तो मान लो ये वृत्त इकाई माप का कोई, इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है, तो उस इकाई त्रिज्या के वृत्त के द्वारा यदि हम इकाई माप का चाप लें, ये भी एक है और ये इसकी त्रिज्या भी कितनी है? एक है, तो उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? इकाई रेडियन यानी एक रेडियन का होगा। जिसे हम जो कोण प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक यानी इकाई का प्राप्त होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? इकाई रेडियन कहेंगे। तो यदि एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी इकाई त्रिज्या वाले
इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। यानी इकाई चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? इकाई रेडियन, यानी 1 रेडियन का होगा। किस तरीके से फॉर्मूला है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण जो है, अगर अपन चाप 1 लेंगे और त्रिज्या भी 1 है तो 1/1 यानी क्या रिजल्ट आएगा? 1। और ये जो 1 मान आएगा वो क्या आएगा? कोण का। और इस कोण को मेजर करने की जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं अपन? रेडियन। RAD, रेड सिंबल से लिखते हैं अपन को इसको, या हिंदी में पूरा रेडियन से लिख सकते हो। तो 1 रेडियन ये होता है। तो अब अपन पहली बार 2 पद्धतियाँ सीखी अपने। एक तो डिग्री में कोण को मेजर करना, डिग्री के बाद छोटी इकाई है उसकी मिनट और सेकंड होती है। एक वृत्तीय पद्धति है जिसमें कोण को अपन रेडियन में मापते हैं। अब अपन क्या सीखेंगे? कोण का जो डिग्री और रेडियन में जो संबंध है वो देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है कोण का, वो ध्यान करेंगे। तो वृत्तीय पद्धति में हम जो कोण मेजर करते हैं वो कोण किस में आता है? अपना रेडियन में, ये ध्यान रखना है। तो रेडियन और डिग्री में संबंध, कोण का रेडियन व डिग्री में संबंध। तो अगर मान लें कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। ये R त्रिज्या का एक वृत्त है। अब इस R त्रिज्या के वृत्त के द्वारा मान लो ये चाप बनाया गया है और ये चाप पूरा बना है इस तरीके से पूरा, यानी तो ये पूरा जो चाप होगा वो चाप क्या कहलाएगा? संपूर्ण चाप। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण अगर घूमा तो थीटा जो कोण है और इसके द्वारा ये जो चाप निर्मित हुआ, ध्यान देना ये एक त्रिज्या है, इस त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर ये संपूर्ण कोण जो निर्मित हुआ वो किसके द्वारा हुआ है? संपूर्ण चाप के द्वारा। और वृत्त का जो संपूर्ण चाप है वो क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। तो अगर हम कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाले फॉर्मूले से चलें तो क्या लिखेंगे? कोण बराबर, पहले लिख लेते हैं कि माना R त्रिज्या वाले वृत्त में संपूर्ण चाप यानी परिधि द्वारा केंद्र पर संपूर्ण कोण। अब जो संपूर्ण कोण होता है, आप जानते हैं कि केंद्र पर जो संपूर्ण कोण बनता है डिग्री में कितना बनता है? 360 डिग्री का बनता है, क्योंकि एक वृत्ताकार पूरा घुमाव जो होता है उसमें कोण कितना है? संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। तो इस 360 डिग्री अगर है थीटा का मान, तो अगर हम इसे रेडियन में प्राप्त करें तो रेडियन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अभी अपन ने फॉर्मूला सीखा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ बताएं मेरे को जो कोण आएगा, ये कोण तो अपना किस में आया है? 360 डिग्री है, डिग्री में है। और इधर अपन जो प्राप्त करेंगे वो रेडियन में। तो 360 डिग्री बराबर चाप का जो मान है वो वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या R है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। मैं इधर लिख देता हूँ, चाप क्या है? और वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि के, ठीक है। और वृत्त की परिधि सब जानते हैं, जिसकी त्रिज्या R हो उसकी परिधि 2πr होती है। क्या होती है? 2πr। तो 2πr अपॉन त्रिज्या क्या है? R। इसका मतलब R से R कैंसिल, तो 360 डिग्री बराबर 2π क्या आया? ये रेडियन में कोण,
तो इसका मतलब 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब इसको अपन सरल करें, यानी 360 और 2 का भाग लग सकता है, तो इसमें सरल करेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा। तो यानी क्या प्राप्त होगा आपको? संबंध 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अपन जो भी आगे कोण आएंगे उनको रेडियन में मेज़र करेंगे। और अपन ये चीज़ें अब इसमें रेडियन और डिग्री में जो संबंध है 180 बराबर पाई रेडियन, इससे अपन 2 काम करेंगे। एक तो कोई भी अगर मान आपको डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और रेडियन में अगर दे रखा है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादातर जो आपका बेसिक था 10th क्लास में आपने जो सीखा है, मैंने एक बार आपको रिवाइज करवाए, आपको रिकॉल करवाए, जिससे कि आप क्या हो इसके साथ में आ सकें, आसानी से आप इसको समझ सकें। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली रहेगी आपकी ये, तो आप जुड़े रहें और इसको देखते रहें अच्छे से। धन्यवाद।